वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 7 क्वेश्चन। 8वां देखो बेटा। 31 मार्च 17 को दिशा कंपनी लिमिटेड का तलपट निम्नांकित है। स्टॉक दे रखा है 2016 में 31 मार्च को। सेल्स दी हुई है, परचेज है, वेजेज है, डिस्काउंट है, फर्नीचर फिटिंग्स है, सैलरी है, रेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेज है, सरप्लस दे रखा है 2016 का। डिविडेंड पेड है और शेयर कैपिटल भी दिया है, डेटर्स क्रेडिटर्स भी हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, कैसेट बैंक है, जनरल रिजर्व है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स भी रखे हैं। 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभान्य विवरण तथा इसी तिथि का वित्तीय विवरण भी तैयार करना है। निम्नलिखित समायोजना भी दे रखे। 31 मार्च को स्टॉक दिया है, स्थायी संपत्तियों पर 10% का ह्रास भी दिया है, शुद्ध लाभ के 50% की दर से आयकर के लिए प्रावधान भी किया जाएगा। थोड़ी सी वैल्यू है। अब देखो कैसे करेंगे। पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस as on 31st March 17। ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा नोट नंबर, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ करंट ईयर और ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। पहला हेड आएगा इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स। कितने का सेल्स दिया है? 3,50,000। इसके बाद आएगा सेकंड पॉइंट, अदर इनकम। बताओ देख के अदर इनकम में है कुछ? कोई रिसीव्ड है? डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसे कुछ है? नहीं है अदर इनकम में कुछ भी। इसका कर दो टोटल, कितना हो जाएगा? 3,50,000। और ये पॉइंट बनेगा ए, इसको बोलेंगे टोटल इनकम। ये बनेगा फर्स्ट प्लस सेकंड करके। इसके बाद बनाएंगे इधर थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेज। अब एक्सपेंसेज में पहला पॉइंट बना लेंगे इधर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और ये रहेगा पहला स्टेटमेंट बनाएंगे इधर नोट्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसको बना पाते हैं ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक है? प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,38,000। ये बचेगा 2,38,000 रुपये। इसको यहाँ लिखेंगे 2,38,000। इसके बाद में बी पॉइंट आएगा वर्कर्स के लिए, है ना, या एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आता है? सैलरी आएगी, वेजेस आएगी, है ना। तो देखो ज़रा क्वेश्चन में दे रखे हैं सैलरी वेजेस तरीके से। सैलरी दे रखी है सैलरी दी है कितने रुपए की? वेजेस वगैरह कितने का? 50,000। इसके बाद कोई और ऐसा एक्सपेंसेस जो वर्कर्स को दिया गया हो?
है कुछ नहीं है, चलो जोड़ दो दोनों को। 57,500। 57,500, इसको यहाँ लिख दो 57,500। इसके बाद आएगा सी पॉइंट, फाइनेंस कॉस्ट आती है। कोई इंटरेस्ट वगैरह दे रखा है? इंटरेस्ट किसी के लिए इंटरेस्ट, कोई डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है फिर इसका मतलब। इसके बाद आएगा डेप एंड अमोर्टाइजेशन दे रखा है? डेप है किसी पे? है ना, डेप का तो 3 वैल्यू है ना, डेप एंड अमोर्टाइजेशन। चलो किस किस पे है बताओ ज़रा एक बार। एक तो फर्नीचर पे है एट द रेट ऑफ 10%, कितने रुपए आएंगे? 17,000 अच्छा 1,700 रुपये आएंगे। दूसरा कौन सा है? और दूसरा है इसमें प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन, इस पे भी एट द रेट ऑफ 10%। कितने का प्लांट मशीन है? 29,000 का। तो 2,900 रुपये हो जाएंगे। अगला क्या दे रखा है? पेटेंट्स, कितना? पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क दे रखा है 4,000 लगेगा इस पे। हाँ इस पे भी लगेगा। ये है 4,830। 483, सबको जोड़ दो। उसने बोला फिक्स असेट्स पे लगाना है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है। तो ये सारे के सारे फर्नीचर, प्लांट, पेटेंट्स, ये सब के सब टेंजिबल, सॉरी इंटेंजिबल टेंजिबल मिक्स है, फिक्स है सारे। कितने हो गया? 5,083। इसको यहाँ लिख दो नंबर 3 में 5,083। इसके बाद में क्या आएगा? अदर एक्सपेंसेज। अब जितने भी खर्चे बचे हैं सारे के सारे इसमें आएंगे। अदर एक्सपेंसेस में एक तो डिस्काउंट है कितने का? 5,000। रेंट कितने का है? 4,950। इसके बाद कितने का? 7,050। और डिस्काउंट है, रेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, और भी एक्सपेंसेस हैं कोई? वो तो असेट्स में आएगा, ऐड कर दो इसको। इसको यहाँ लिख दो नंबर 4 पे। और तो नहीं है ना कोई एक्सपेंसेस? इसका टोटल करा दो 2,38,57,500, 3,17,583। ये हो जाएगा पॉइंट बी, और इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। और इसमें तो एक ही पॉइंट है बस, है ना। चलो अब यहाँ से निकालेंगे 4th पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। निकालेंगे कैसे इसको? ए माइनस बी करके। इसमें से इसको माइनस 32,417। अब इसके बाद में टैक्स की बात कर रहा है वो, कितने परसेंट का टैक्स है? 50% का टैक्स है। तो इसमें से लेस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। इसका 50% निकालना है। 16,208, 8 ही रहने दो उसको, है ना। लेस कर दो इसको, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना? 16,209। अब इसके बाद में ऐड करेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट। कितना है लास्ट ईयर का प्रॉफिट? 15,030। ये लिखेंगे 15,030। और फिर इसमें से लेस होगा एक बार डिविडेंड,
पेड, कितना डिविडेंड पेड किया उसने? 9,000, इसमें से लेस हो जाएगा 9,000, कर दो आंसर। ऐड लेस करो, ये आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना आया है बताओ ज़रा, ऐड लेस करके दोनों को, तीनों को। 22,239, कुछ वैल्यू रही है बेटा इसमें, है ना, ये वाली वैल्यू ठीक नहीं है। हाँ 22,239, ये वैल्यू सही नहीं है, कुछ ऐड लेस करने में मिस्टेक हुई। देखो ज़रा एक बार, मैं चेक करता हूँ इधर से कोई एक्सपेंस तो नहीं रह गया है। स्टॉक 75,000, सेल्स 350, परचेज 245, ठीक है, वेजेस 50,000। ये देखो डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा था 5,000 रुपये और तुमने इधर लिखवा दिए। ये डिस्काउंट जो दिया है ना वो क्रेडिट में है, कहाँ है डिस्काउंट? इधर, ये डिस्काउंट क्रेडिट वाला है, इसका मतलब डिस्काउंट इधर आएगा, अदर इनकम में डिस्काउंट इधर है, जो क्रेडिट में दिया है कितना, 5,000 रुपये। तो कितने हो जाएंगे ये वाले? 3,55,000, और ये वाली वैल्यू 5,000 से कम हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 12,000। नंबर 4 वाला जो हेड है वो 12,000 का हो जाएगा, ये वाला 12,000। अगर ये 12,000 होगा तो ये 5,000 से कम रहेगा तो कितना हो जाएगा? ये 3,12,583। अब 355 में से 3,12,583 लेस करो, 3,55,000 में से 3,12,583, 42,417। यही गलत आ रहा था तो यहीं रोक लेना चाहिए था, आगे होता ही नहीं फिर सॉल्व। अब इसका करो आधा, मतलब 50%, 50% इसका 42,417 का, 21,208.5, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ 21,208, 21,209 यहाँ बचेगा, इसको लेस करके अब इनको ऐड लेस कर दो, अब आएगा सही। 21,209 में इसे जोड़ दो, इसे घटा दो, 27,239, हाँ 238, 239, 27,239। तो बात आ गई समझ में? करो कॉपी। चलो देखो, बैलेंस शीट इसकी बनानी है हमें ना, तो बैलेंस शीट में पहला हेड कौन सा रहेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें भी पहला हेड रहेगा कौन सा? शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल, क्या क्वेश्चन में दिया है शेयर कैपिटल? दिया होगा कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना? 1,00,000 रुपये का, लेकिन इसके बारे में बताया कुछ नहीं है ना, कितने रुपए वाले शेयर हैं ऐसे नहीं बताया, तो डायरेक्ट लिख दो उसको 1,00,000 रुपये। कॉल सिनेरियर वगैरह तो नहीं है क्वेश्चन में, कॉल सिनेरियर अगर होगा तो लेस करना पड़ता है, ठीक है। बी पॉइंट आएगा इधर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस दिया है, और भी है कोई रिजर्व एंड सरप्लस? ठीक है, तो इसके लिए नोट बनाना पड़ेगा हमको, नोट्स ऑफ अकाउंट। पहला पॉइंट बना रहे हैं सरप्लस के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस। पहला तो हमको दिया है जनरल रिजर्व, कितना रुपया? 4,830, और एक आया होगा पी एंड एल अकाउंट से, अभी लास्ट ईयर का नहीं, पी एंड एल अकाउंट से अभी अभी आया है, कितने रुपए आए थे? 27,239, जो पी एंड एल बनाया था, लिखेंगे 27,239 या 38,
ऐड कर दो दोनों को। नेक्स्ट 27,239 प्लस 4,830 ऐड करो। मैं नहीं कर रही वेरी गुड। ना मैं मेरा ऑप्शन कितना? 32,000 कम 32 वो बोल रही 32,000 एक कम 70। जब 39 आई तो मैं नहीं हो रहा है काउंटिंग हम भूल जाओ इनसे एक नंबर पहले तो याद होगा। चलिए अब इसके बाद में सी पॉइंट कौन सा आएगा? इधर अलॉटमेंट मनी पेंडिंग ऐसे है ना, वो है नहीं, और कोई भी शेयर वारंट भी नहीं है हमारे पास, है ना। चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं और सेकंड पॉइंट बनाते हैं इधर, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब देखो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में डिवेंचर वगैरह, बैंक लोन वगैरह ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन में। कोई बैंक लोन वगैरह नहीं है ना, कोई नहीं दे रखा है इधर, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में कुछ नहीं है इधर हमारे पास। इसके बाद नंबर 3 का आएगा करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज़ में हेड है हमारे पास पहला, इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। दो वैल्यू आएंगे इसमें, एक बीपी और एक क्रेडिटर्स। चेक करो ज़रा है क्या ट्रेड पेबल। क्या बिल्स पेबल है क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स है क्वेश्चन में? होगा क्रेडिटर्स तो कितना? 17,500। ये नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे 17,500 ही आएगा। इधर लिखेंगे नंबर 2 में 17,500। इसके बाद बनाएंगे इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देखो कहीं छोटे समय के लिए पैसा उधार लिया किसी से, लोन वगैरह नहीं दे रखा है इसमें, कुछ भी है ना, ये भी नहीं है इसमें। इसके बाद इसी में एक हेडिंग बना लेते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज में आता है आउटस्टैंडिंग वगैरह जो होते हैं ना। चेक करो जरा आउटस्टैंडिंग वगैरह है क्वेश्चन में? प्रोविजंस वगैरह है? कोई प्रोविज़न नहीं है? क्या तो था अभी, शुद्ध लाभ में से 50% कर के लिए प्रावधान है ना, तो उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स। कितना किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो जरा कितने रुपए थे? 21,208। यहाँ लिख देंगे 21,208 रुपये। अब तो कुछ बचा नहीं है ना, सही है। इसको कर दो बेटा ऐड, ये बन जाएगा पॉइंट ए, टोटल 1,07,777 76 78 समथिंग, है ना। इतना है कि 1 रुपये इसमें पहले से ही ज़्यादा हमारे पास। चेक कर लो सही है नहीं सही है। अब फिर टोटल फाइनेंशियल तो आ रहा है इसमें 1,81,950। कुछ वैल्यू रही है इसमें, फिर चेक करो एक बार क्या रह गया है, देखो ज़रा। सेल्स परचेज, वेजेस, डिस्काउंट नहीं, फर्नीचर फिटिंग नहीं, रेंट, सैलरी एक्सपेंसेस, सरप्लस हमने लिखा था पहले से, डिविडेंड पेड, ओके। शेयर कैपिटल हमने लिखी है 1,00,000 की, डेटर्स क्रेडिटर्स लिखे हैं 17,500 के, प्लांट मशीनरी हो गया, कैश एट बैंक, जर्नल रिजर्व लिखा 1603, जनरल रिजर्व गलत लिख गया है ना, 1603। ये जर्नल रिजर्व जो गलत लिख गया है ये है 16,003। अब करो दोनों को ऐड, 43,242। ये फर्स्ट पॉइंट में था, यहाँ पे आएगा ये 43,242। अब करो सबको ऐड, और तो कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। कितना? 1,81,950, 51,49 समथिंग इतना रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद सेकंड में चले जाएंगे। सेकंड में क्या रहेगा हमारे पास? असेट्स। अब
असेट्स में भी हम फर्स्ट हेड बना लेंगे नॉन करंट असेट्स, और नॉन करंट में भी पहला रहेगा टेंजिबल, इंटेंजिबल वो भी फिक्स्ड में है ना, तो देख लो एक बार टेंजिबल इंटेंजिबल है क्या, दे रखे हैं इसमें तो है ना। चलो तो यहाँ पे पहला बना लो फर्स्ट पॉइंट फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स में भी एक पॉइंट बना लो टेंजिबल का, बोलता है TAN, स्पेलिंग बोलो भाई ज़रा, TANGIBLE, ठीक है। चलो अब इसके लिए हेड बना लो, इधर से 2 हो गए, 3 बनाओ इधर, नंबर 3 में फिक्स असेट्स वाला है, और टेंजिबल में 2 वैल्यू है ना, एक तो फर्नीचर है, कितने रुपए का था, 17,000, इस पे डैप लगाया था कितने का, 1,700 रुपये का, लेस कर दो इसको, और एक था प्लांट एंड मशीनरी है ना, 15,300, इसका तो बचा 15,300, और प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 29,000, इस पे भी डैप लगाया था हमने 2,900 रुपये का, कितने बचे 26,100, दोनों को ऐड कर दो, इसको इधर लिख दो, नंबर 3 41,400। अब एक दूसरा पॉइंट आएगा इंटेंजिबल वाला, हाँ इंटेंजिबल में आएंगे वो, इंटेंजिबल असेट्स नंबर 4 में पेटेंट से कितने रुपए के, 48,830, नहीं सॉरी, एक 48,30, और इसमें डेप कितने का था, 483, हाँ, कर दो लेस, कितने बचे, 4,347, 4,347, नंबर 4 पे 4,347। चलो बी पॉइंट बना लो यहाँ से। अच्छा देखो ज़रा, लॉन्ग टर्म एडवांस है किसी के पास, किसी को लोन वोन दिया है तुमने लॉन्ग टर्म में, इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसे कुछ है, नहीं है, तो आप दूसरा हेड बना लो यहाँ से करेंट असेट्स। अब करंट असेट्स में क्या होता है, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड से 2 वैल्यू रहेंगी, एक तो रहेगा डेटर्स, एक रहेगा BR, देखो जरा डेटर्स और BR है, डेटर्स हैं बस कितने रुपए, 37,500, इसके बाद भी पॉइंट रहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दे रखे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं दे रखे हैं कुछ भी है ना, सी पॉइंट दिया है कैश एट बैंक, चेक करो जरा कैश और बैंक कितना, 16,703 रुपये, इसके बाद और कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, ऐड कर दो इनको, 99,950, अभी तो बहुत कम है, कुछ रह गया वैल्यू इसमें है ना, स्टॉक रह गया इसमें, डी पॉइंट स्टॉक कितना, 82,000, 1,81,950, ठीक है, ये टोटल असेट्स थे नीचे वाला। चलो देखो नामा क्वेश्चन, 31 मार्च 2017 को बिमल टेक्सटाइल लिमिटेड से संबंधित शेष निम्नलिखित हैं, बिल्डिंग दी है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, गुडविल है, इंटेंजिबल असेट्स में जाएगी गुडविल, कैश एट बैंक है, कॉल्स इन एरियर है, कैपिटल में से लेस हो जाएगा, इंतरिम डिविडेंड पेड किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे लास्ट में लेस हो जाएगा, ये परचेज है, प्राइमरी एक्सपेंसेज हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेज जो रहते हैं ना बैलेंस शीट में जाते हैं सेट साइड, इसके अलावा वेजेस है, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी है, बैड डेट्स है, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड किया गया है, तो ये आपको P&L में लिखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल है, 12% का डिवेंचर है,
देखो जब भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हो और डिवेंचर भी दिया हो परसेंट वाला, तो कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है हमको कितना इंटरेस्ट हमारे पास ड्यू है और कितना हमने पे कर दिया है। स्टेटमेंट ऑफ P&L लास्ट ईयर का, और बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, सेल्स है, जनरल रिजर्व है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो इसमें डाउटफुल डेट्स वाली कैलकुलेशन तुमको थोड़ी सी करके देखनी पड़ेगी। दो तरीके होते हैं वैसे तो इसके करने के, मैं दोनों तरीके तुमको समझाता हूँ क्या तरीके हैं। अगर तुमको क्वेश्चन में देखो 3 वैल्यू दी है, एक तो प्रोविज़न दिया है, एक ओल्ड बेड डेट्स दिया है, इसके बाद में तीसरा एडजस्टमेंट दिया है न्यू बेड डेट्स के लिए, तब तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। अभी एडजस्टमेंट और है, इसमें ईयर पढ़ लेते हैं एक बार। एडजस्टमेंट में क्या क्या है, प्लांट पर 15% का ह्रास लगाना है, ऋण पत्रों पर आधे वर्ष का ब्याज दे है, मतलब आधे का दे दिया, आधे का देना बाकी है अभी। प्रारंभिक व्ययों में से 5,000 रुपये का आप लिखित करने हैं आपको। 31 मार्च 2017 को स्टॉक 9,05,000 मतलब 9,50,000 रुपये का था। अशुद्ध ऋण के लिए देनदारों पर 5% का प्रावधान करना है, 50% आयकर के लिए प्रावधान भी करना है, और निगमीय लाभांश कर को ध्यान में नहीं रखना है। उसका कुछ नहीं करना है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। आप समझो तुमको प्रोविज़न भी दिया हो, ओल्ड बेड डेट्स भी दिया हो, न्यू बेड डेट्स भी निकालना हो, तो इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है कि जो प्रोविज़न है उसको आप इनकम में लिखो, और उसके बाद में नंबर 2 और नंबर 3 जो वैल्यू हैं उनको आप एक्सपेंसेस में लिखो। एक सीधा तरीका तो ये है पहले। दूसरा तरीका क्या है कि आपको करना है क्या, मान लीजिए से प्रोविज़न आपका दे रखा है 5,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और ओल्ड बेड डेट्स हैं आपके 200 रुपये के या 2,000 रुपये के, और न्यू बेड डेट्स आ गए आपके फिर से 2,000 रुपये के। तो इस कंडीशन में होने क्या वाला है कि पुराना बेड डेट्स कितने का, 2,000 का, न्यू बेड डेट्स कितने का, 2,000 का, टोटल मिला कितने का खर्चा हो गया, 4,000 का। प्रोविज़न कितने का बना के रखा है तुमने, 5,000 का। प्रोविज़न वो वैल्यू रहेगी हमेशा जो इन फ्यूचर तुमको कोई भी खर्चा होने वाला है तो प्रोविज़न से आप पे करेंगे उस पैसे को। खर्चा कितने का होगा टोटल मिला के, 4,000 का। प्रोविज़न में कितना पैसा है, 5,000, तो पूरी भरपाई हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब अब एक्सपेंसेस में आपको कुछ नहीं लिखना है। प्रोविज़न में कितने रुपए बचेंगे, सिर्फ 1,000, तो जो 1,000 बचे हैं ना वो इनकम में लिखे जाएंगे, सिर्फ 1,000 रुपये। एक तरीका ये है। कभी कभी वैल्यू ज़्यादा कम भी हो सकती है। मान लो इधर आगे 4,000, तो टोटल मिला खर्चा कितने का हो गया, 6,000 का। प्रोविज़न कितने का है, सिर्फ 5 का, तो 1,000 रुपये ज़्यादा नुकसान है, तो इनकम में कुछ नहीं आएगा, 1,000 रुपये का आएंगे, सीधे एक्सपेंसेस में आएंगे। समझ गए वाली बात को। तो पहला तरीका भी आसान है, दूसरे तरीके से करोगे तो वो भी आसान है, जैसा वैसे कर लेना। क्लियर है एकदम बात, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। इधर फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, इधर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम, बताओ सेल्स कितने की है, सेल्स 41,50,000। इसके बाद में सेकंड पॉइंट रहेगा अदर इनकम। चेक करो ज़रा अदर इनकम, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हो, कोई सैलरी रिसीव्ड हुई हो, कमीशन रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, ऐसा कुछ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, नहीं है ऐसा कुछ, नहीं है कोई भी, ठीक है। क्रेडिट में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको चेक क्या करना है, आप साथ में आपको ये जो वैल्यू है ना प्रोविज़न वाली, ये और देखनी है ज़रा, इसको और देख लो, चेक कर लो ज़रा एक बार। देखो कैलकुलेशन ऑफ, इधर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बेड डेट्स। बताओ प्रोविज़न कितने का है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है पहले से क्वेश्चन में, कितने रुपए के, 35,000, ठीक है। इसमें से ओल्ड बेड डेट्स कितने के हैं, हाँ जो क्वेश्चन में दिए 21,100 रुपये, और न्यू बेड डेट्स कितने परसेंट बता रहा है वो, एडजस्टमेंट में 5%, एट द रेट ऑफ 5%। किसका 5%, देनदारों का। कितने के देनदार हैं, डेटर्स, डेटर्स क्वेश्चन में दिए होंगे 8,70,000, निकालो 8,70,000 का 5%, 8,70,000 का 5%, 43,500।
यहाँ आएगा 43,500, ऐड कर दो दोनों को, 21,100 प्लस 43, 64,600। अब देख पा रहे हैं आप, आपका नुकसान कितने का होगा 64,600 का, प्रॉफिट कितने का था 35,000 का, तो इससे तो पूरा भरपाई हो नहीं पाएगा। तो 64,600 में से 35,000 रुपये घटा दो, कितने बचे 29,600। तो 29,600 रुपये ऐसे हैं जो अभी आपको लॉस में चल रहे हैं, और ये पैसे कहाँ होंगे, P&L के लॉस की तरफ लिखे जाएंगे, एक्सपेंस की तरफ लिखे जाएंगे। पता कि समझ में? या दूसरा तरीका ये था कि प्रोविजन को सीधा यहाँ लिखो और इन दोनों को फिर एक्सपेंस में लिखो, तब भी वही बात है। ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर लेना है। तो इनकम में तो कुछ आएगा नहीं, अगर कुछ पैसा बचता तो इनकम में आता। तो इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट ये बनाएंगे, ये बनेगा हमारे पास टोटल इनकम कितने रुपए, 41,50। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट, एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में रहेगा पहला हेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। चेक करो ज़रा क्या क्या वैल्यू दी है। पॉइंट 1 में यहाँ लिखेंगे नोट नंबर, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पहले ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना है, 50,000। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू दी होती है यहाँ पे कितना, 750। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग दिया होता है, प्लस परचेज, कितना परचेज है 18,50,000, माइनस क्लोजिंग 9,50,000, कर दो एडलेस, 35,00,000। बाकी लोग चेक कर लें एक बार। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सेल और परचेज सेम ही सेम आ रही है। कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न आ जाता है, परचेज रिटर्न आ जाता है, तब उसका क्या करना है। जैसे यहाँ पे हाँ गलत है, 16,50,000 आता है। हाँ जोड़ी दो, ये माइनस करना है, इसमें इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 16,50,000। मैं बता रहा था इससे परचेज रिटर्न आ गया किसी वजह से, तो जो परचेज लिख रहे हो ना रिटर्न को लेस करने के बाद लिखनी है। फिर सेल्स रिटर्न आ गया तो सेल्स को पूरा नहीं लिखना है, रिटर्न लेस करने के बाद ही लिखना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद भी पॉइंट बनाएंगे। इधर कॉस्ट है कोई फाइनेंस की, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। देखो वहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है ना, यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए के दे रखे हैं, 1,80,000 के। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट इधर बना लो और यहाँ लिखेंगे नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने के दिए हैं, 1,80,000 के। लेकिन रियल में जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है कितना, 12% का डिवेंचर है। कितने डिवेंचर है, 12% के डिवेंचर है ना, 30 लाख। कितने के, 30 लाख के। 12% डिवेंचर 30 लाख क्रेडिट साइड। अब देखो 30 लाख का 12% निकालो कितना आएगा, 3,60,000 रुपये। तुमने कितना पे किया है, 1,80,000। एडजस्टमेंट में बोला भी है कि आधे वर्ष का भी दे है, ड्यू है भी आधे वर्ष का, तो इसका तो कितना आएगा 3,60,000, जिसमें से 1,80,000 आप दे चुके, तो कितने बचेंगे अभी, 1,80,000 और देने, तो टोटल में कितने हो जाएंगे ये 3,60,000। और ये 1,80,000 किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से। यहाँ लिखेंगे 3,60,000। क्लियर है तक बात। अब देखेंगे अगला, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, बेनिफिट एक्सपेंसेज। देखो ज़रा, सैलरी है, वेजेस है, ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में,
बताओ कितना कितना है। ओके, 2,02,250। सैलरी कितने की है? 2,02,250। 2,02,250। वेजेस भी है? हाँ। कितने का वेजेस है? 9,97,99। 9,79,000। हाँ, 79। चलो जोड़ दो दोनों को, 2,02,250 और 9,79,800। 1,11,82,50। 11,82,050। 82,050। यहाँ लिख दो 11,82,050। अब इसके बाद में अदर एक्सपेंसेस, देखो ज़रा अदर एक्सपेंसेस है कोई हमारे पास जो रह गया हो अभी? जनरल एक्सपेंसेस वगैरह दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, बेड डेट्स भी दिया है ना, और भी है कुछ, दो ही वैल्यू है ना। तो चाहो तो इसके लिए नोट बना लो, चाहो तो इसके लिए पास में लिख लो। मैंने यहाँ लिख लिया है इसको। जनरल एक्सपेंसेस कितने रुपए का है? 68,350। 68,350। और अगला क्या है? बेड डेट्स। 21,100। लेकिन बेड डेट्स के लिए नोट बनाया हमने, ये रहा नंबर 4, तो इसको बना लो नंबर 4। कितना है नंबर 4 में? कितना आया अभी? 29,600। कैलकुलेशन करने का दिया है ना 29,600 ये वाला। ठीक है, और कोई एक्सपेंसेस हमारे पास है नहीं? हैं अभी एक्सपेंसेस। डेप, नंबर 5 बनाओ इसके लिए। बताओ डेप किस किस पे डेप है? क्या लिखेंगे? नंबर 5 डेप। एक तो प्लांट पे डेप है, कितना? @ 15%। बताओ ज़रा प्लांट कितने का, और 15% निकाल के उसका। प्लांट पे डेप है बस, है ना, और नहीं। 33 लाख का है। 33 लाख का 15% निकालो। 33 लाख का 15%, 4,95,000। इसको यहाँ लिख दो, 4,95,000। अब इसमें एक प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ और बचे हैं, वो यहाँ लिख लो। 50,000। कितने एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करना है? 5,000 को। 50। 5,000 नीचे एडजस्टमेंट में, 5,000 को एडजस्टमेंट में 5,000। हाँ, चलो इसको कर दो टोटल। कितना है यहाँ से यहाँ तक पूरा? बी पॉइंट बनेगा ये 37,00,000। टोटल करा इसका 89 है, वो 89 37,89,000 950। अब उसमें से इसको घटा दो, मेरे 37,90,000 आता है। ये वाला इनका 5 लाख यहाँ से आता पूरा टोटल यहाँ से आधा का टोटल। हाँ, 37,90,000। हाँ जोड़े चलो अब यहाँ लिखेंगे थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर सेकंड। अच्छा ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब करना है क्या है? ए में से बी को लेस कर दो। 41,50 में 37,90 को लेस कर दो। 3,60,000। 3,60,000। मैं लिखो 3,60,000 रुपये। लेस करना है इसमें से टैक्स। कितना टैक्स है? @ 50%। 3,60,000 का आधा कितना रहेगा? 81। कितना बचेगा? 81। यहाँ पे रहेगा ये प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। अब इसमें ऐड करना है आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट। बताओ जरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, सरप्लस लास्ट ईयर का 2,62,500। इसमें ऐड हो जाएगा 2,62,500 और डिविडेंड पेड कितना है? कितना डिविडेंड पेड है? 3,92,500। कर दो इनको एडलेस। 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक बात समझने की है तुम्हारे लिए। समझना क्या है कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद की जो वैल्यू होती है ना, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट और डिविडेंड पेड, इस वैल्यू को तुम बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो डायरेक्ट। मतलब ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करो, ये वाला ऐड करो वहाँ जाके, ये वाला लेस करो। ठीक है, और ये वैल्यू को यहाँ भी लिख सकते हो। इसमें जो आंसर दिया इसका दिया 1,80,000 रुपये, ये ट्रांसफ़र वैल्यू नहीं दी है, ये दोनों वैल्यू बैलेंस शीट में एडजस्ट की होंगी, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, समझ पा गए सबको यहाँ तक? ठीक, बैलेंस शीट और देखो कैसे बनेगी। देखो अब फर्स्ट पॉइंट इधर रहेगा क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसमें पहला पॉइंट बना देंगे शेयर होल्डर फंड्स। पहला पॉइंट शेयर कैपिटल। बताओ जरा शेयर कैपिटल कितने का है? शेयर कैपिटल 40 लाख का। तो इसके लिए तो हमको नोट नंबर बनाना पड़ेगा, कॉल इन एरियर है इसमें, नोट्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 शेयर कैपिटल कितने का? 40 लाख। कॉल इन एरियर कितने का है? कहाँ से बोला फिर, देख के अभी कितने बचे? 3,92,500 है कितना? 39,25,000। 39,25,000। बी पॉइंट रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए तुमको नोट बनाना पड़ेगा। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। कितने का जनरल रिजर्व है? 2,50,000। कोई और रिजर्व? एक सरप्लस दे रखा है वो प्रॉफिट। वो तो लास्ट ईयर का था, वो तो हट गया वहाँ से। कोई और तो नहीं है? फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट होगा, अभी आया था कितना? 50,000। अभी भी आंसर आया था ना, ट्रांसफ़र टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 लाख रुपए हो गए हैं। मैं यही वाली बात बता रहा था तुमको, अभी जो लास्ट में था हमारे पास, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं लिखेंगे ना दोनों वैल्यू को, वहाँ पे डिविडेंड पेड और जो लिखा था हमने वो वाला नहीं लिखेंगे, वो तो कैसे करना पड़ेगा ये कि जनरल रिजर्व तो रहेगा हमारा कितने का? 250 का। ये क्या है? जनरल रिजर्व। इसके बाद में हमारे पास P&L का बैलेंस कितना आएगा? 1,80,000 आ रहा था शायद, है ना? उन दोनों को बिना एडलेस किए। इसके बाद में हमको लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ऐड करना पड़ता, कितना था? 250, 500। देखो जरा, 2,62,500। इसको हम ऐड करेंगे 2,62,500। लेस क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड। कितना डिविडेंड था? डिविडेंड 3 लाख 3,92,500। अब इनको एडलेस करके वैल्यू इसके बराबर अपने आप बन जाएगी ये। समझ गए? अगर वहाँ पे एडलेस नहीं करते हैं तो वहाँ ऐड कर पाएंगे। समझ गए वाली बात को? दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। अब इधर क्या रहेगा? मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट वाली रहेगी, शेयर वारंट वाली रहेगी। ऐसा कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो इसको हटा दो यहाँ से और नंबर 2 पॉइंट बना लो, नॉन
करंट लायबिलिटीज। देखो ज़रा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है क्वेश्चन में, दे रखे हैं 12% डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। दे रखा है ना, कितने रुपए के, 30 लाख। और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग में आएगी, है ना, अदर करंट असेट्स में आ जाएगी वो। इसके बाद में यहाँ पे और देखो कोई एक ये भी था डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है, वो तो P&L में आ गया एक बार लॉस के नाम से, है ना, और आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड हो जाएगा भी जाएगा आउटस्टैंडिंग में। अदर तो नहीं दे रखा, अदर लॉन्ग टर्म कोई और, टर्म डिविडेंड। अच्छा इसमें कुछ नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है, अगर वहाँ पे दे रखा है ना, कहाँ पे, सॉरी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो P&L में आ गया एक बार, दोबारा नहीं देना है। यहाँ वैल्यू वो ज़्यादा आएंगे जो एडजस्टमेंट में दे रखी है, अगर कोई डबल वैल्यू है तो। चलिए नंबर 3 में हम लिखेंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में पहला होता है ट्रेड पेबल। चेक करो ज़रा ट्रेड पेबल है क्या क्वेश्चन में, मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स भी होंगे फिर तो। इसका मतलब ये है कि नंबर 2 पॉइंट बना लो इधर से, नंबर 2 नंबर 3, तो रहेगा ये ट्रेड पेबल। एक तो रहेगा इसमें बिल्स पेबल, कितने रुपए के, 3,70,000। एक इसमें रहेगा क्रेडिटर्स, कितने रुपए के हैं, दोनों मिला के हो जाएगा 770। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 4 पे 7,70,000। इसके बाद आएगा इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लोन। देखो दे रखा है कोई शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है, नहीं दे रखा है। इसके बाद में सी पॉइंट में आएगा करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग वगैरह जाएंगे इसमें। नंबर 5 ऐड बना लो इसका, अदर करंट लायबिलिटीज़। चेक करो ज़रा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के अलावा और कुछ है आपके पास, कोई आउटस्टैंडिंग और वैल्यू है, किसी का रेंट, किसी की सैलरी, किसी का वेजेस आउटस्टैंडिंग जो अभी तक नहीं दिया है, नहीं है ना कुछ ऐसा, ठीक है। ये 3 ये 4, तो कितने रुपए हैं, 1,80,000। इसके अलावा और इसमें कुछ आएगा नहीं। प्रोविजंस भी हैं, देखो ज़रा प्रोविज़न भी है, प्रोविज़न फॉर टैक्स कितने रुपए थे, प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं नहीं एडजस्टमेंट में था ना 50% का, कितने रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लो, वहाँ रुपए होंगे, कितने रुपए हैं, नोट नहीं किया था, तो कितने रुपए होंगे वहाँ पे, पता नहीं कितने रुपए होंगे। 1,80,000 हमने ट्रांसफ़र कर रहे थे ना, तो 1,80,000 ही होंगे वहाँ पे। कितने हो जाएंगे, 3,60,000, आधी वैल्यू होगी ना। हाँ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3,60,000। इसको कर दो टोटल, ये बन जाएगा टोटल लायबिलिटीज़। कितना है टोटल लायबिलिटीज़, अब ऐसे बनाएंगे असेट्स का कॉलम। सेकंड पॉइंट, असेट्स में पहला रहेगा नॉन करंट असेट्स। क्या टेंजिबल इंटेंजिबल है क्वेश्चन में, गुडविल है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बना लो इसमें टेंजिबल का, तो इधर बनाओ उसके लिए हेड कितना, नोट नंबर 5 फिक्स असेट्स के लिए। बिल्डिंग दे रखा है कितना, टैब तो नहीं है, और प्लांट है,
कितना 33 लाख डेप है इस पे 15%। माइनस डेप, कितना रुपये आया था डेप इसका? 33 लाख का 15% कितना आया था? 49,500 नहीं नहीं रुपए 4,95,000 नहीं, 4,95,000 सही है। सही है घटा दो, इसमें से 33 लाख में 4,95 2 लाख 8,000 नहीं 28 लाख हाँ। 5 करोड़ हाँ सही 29 लाख 29 लाख 7 नहीं तो आएगा ऊपर वाली दोनों अमाउंट ऐड करनी है ठीक है, लेस करना ओके ओके मैंने इसको कर दिया ऐड कर दो, लेस कर दो। 30,72,000 प्लस 28,05,000। 30 लाख बेटा ये 30 लाख है, 30 लाख, ये 28 लाख है, 58 लाख तो यहीं हो गए। 30,72,000 प्लस 28,05,000। प्लस करना है यस, माइनस तो कर दिया ना। प्लस करना है 58,77,000 देखो ये वैल्यू थी, इसमें से ये लेस हो गया, इतना वैल्यू आ गया ना, तो फिर दोनों ऐड करने हैं अब। तो ये नंबर 5 पे पॉइंट पे कितना आएगा? 58,77,000 चलिए, अब इसके बाद बी पॉइंट में गुडविल है बस, इंटेंजिबल असेट्स, और कोई है वहाँ पे? कितने रुपए? 2,50,000 चलिए, नॉन करेंट असेट्स तो नहीं है कोई अलग, कोई किसी से एडवांस वगैरह, कोई लोन वगैरह नहीं है? ठीक है, दूसरा रहेगा करंट असेट्स। बताओ जरा करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? पहला लिखेंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो वैल्यू आती हैं, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल नहीं है, कितना डेटर्स है? 8,70,000 तो इसके लिए भी नोट नंबर बनाना पड़ेगा। नंबर 6, डेटर्स के लिए कितना डेटर्स है? 8,70,000। और कितना डाउटफुल डेट्स लगाया था हमने इसका? 5%। 8,70,000 का 5% निकालो। 43,500 43,500 घटा दो इसको। 82 हाँ 82,600 8,26,500 क्या ही बता रहे हो, पता नहीं। बी पॉइंट में क्या आएगा अभी? कैश या बैंक? कितना है कैश एट बैंक? 2,50,000 नहीं 4,06,500 4,06,500। इसके बाद में अदर करेंट असेट्स, जितने भी असेट्स बच रहे हैं सब इसमें लिख दो अब तुम। प्राइमरी एक्सपेंसेस वगैरह, प्रीपेड वगैरह कितने हैं? 50,000 प्राइमरी एक्सपेंस 50,000 के हैं। 50,000 चलो तो मैं लिख देता हूँ एक बार। 50,000 में से 5,000 तो हट जाएंगे ना, रिटर्न ऑफ किए थे, कितने बचे? 45,000। ऐड कर दो, स्टॉक और रह गया इसमें स्टॉक रह गया है 9,50,000 कितने का स्टॉक? 950। करो ऐड सबको। इंटरनल एक्सपेंस नहीं आ रहा है कितना है? भैया 83 83,55। ये टोटल असेट्स है, पता कि समझ में? ठीक, एक क्वेश्चन बचा है, उसे घर से कर लाना।